आप सभी का जीके जीएस विथ विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग खान सर का जो सेट नंबर 65 था उसका आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और 50 प्रश्न हम लोग आगे देख चुके थे, उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल है 51 नंबर सवाल है। फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। फ्यूज का सिद्धांत इसका हो जाएगा 51 का ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 52 नंबर सवाल है। 52 नंबर सवाल है आपका 52। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, तो इसकी विशेषता होती है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च प्रतिरोधक शक्ति या निम्न प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 53 नंबर सवाल है। 53 नंबर प्रश्न है कि घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए प्रयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका क्या होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत सप्लाई के लिए जो फ्यूज तार बनी होती है इसकी धातु का गलनांक कम होना चाहिए और उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 54 है आपका कि हाइड्रोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। हाइड्रोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, टंगस्टन एवं सोडियम धातु का बना होता है। टंगस्टन एवं सोडियम धातु का बना होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है 55 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 55 नंबर प्रश्न है कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः, यानी घरेलू इलेक्ट्रिक वायर में जो हम लोग स्थान मूलतः प्रयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा समानांतर क्रम में हम लोग उपयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 56 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है। यानी मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 10⁶ ओम। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है 57, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेफर। आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेफर का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला है 58 नंबर प्रश्न है, फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मरकरी और नियॉन गैस भरी होती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर प्रश्न है। 59 नंबर प्रश्न है आपका 59 नंबर प्रश्न है, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अभिमान दिया जाता है क्योंकि, यानी प्रश्न का कहने का मतलब है कि एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है क्योंकि। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरेसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 59 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 60, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके हम लोग श्वेत प्रकाश नली के अंदर यानी ट्यूब के अंदर पैदा यानी जनरेट करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस होती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 62 नंबर प्रश्न है। 62 नंबर है कि 62 नंबर है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर हमेशा सिर्फ एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए हम लोग प्रयोग में करते हैं और यह सिर्फ एसी परिपथ के लिए ही मान्य होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए प्रयुक्त नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु उपयुक्त या प्रयुक्त नहीं है प्रत्यावर्ती धारा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 64 नंबर प्रश्न है,
प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा यानी AC को DC में परिवर्तित करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं, रेक्टिफायर का, जबकि इन्वर्टर का हम लोग उपयोग DC टू AC, DC से AC में यानी डिस्ट धारा से प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए हम लोग इन्वर्टर का, जबकि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपका 65 नंबर प्रश्न है। 65 नंबर प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भूकरोट के अंदर के चक्रक धाराएं, भूकरोट के अंदर की चक्रक धाराएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण होती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 66 जो कि चालकता चैप्टर से है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 66 नंबर सब प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर का लक्षण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता, जो अधिक चालक होता है उसमें शून्य पारगम्यता होती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 67 नंबर है, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, नया जिसका आविष्कार हुआ है वह उच्च यानी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरेमिक ऑक्साइड, जो कि नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला है आपका 68 नंबर प्रश्न है कि अर्धचालक की चालकता परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन परम शून्य ताप जो कि होता है, इस पर चालकता क्या होती है? अर्धचालक की चालकता इस पर शून्य होती है, और इसका प्रतिरोध, इसका विद्युत प्रतिरोध यहाँ पे 0 डिग्री यानी परम शून्य ताप पर अनंत होता है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस अनंत होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है जो कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है, जो भी हमने बताया उसी का ये प्रश्न आ गया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण यानी अनंत हो जाता है। अनंत परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों के विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है, जबकि चालकता शून्य हो जाती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला है आपका 70 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला है आपका टॉपिक नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसका प्रश्न नंबर 71 है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन को प्रयुक्त करने के लिए हम लोग त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर प्रश्न है, पेयजल को गामा उत्सर्जक समस्थानिक है, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जाती है? यानी पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका देखते हैं ऑप्शन हम लोग। ऑप्शन है आपका इसमें, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्फुरन गणक के द्वारा हम लोग पेयजल के अंदर गामा किरण है या नहीं, इसका हम लोग जांच करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 73 नंबर प्रश्न, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो इसका एक ट्रिक होता है, जो कि मान लीजिए गा ए पदरी असु रे ही, जैसे जैसे इधर हम लोग बढ़ते हैं, इसमें तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, जबकि ऊर्जा यानी एनर्जी घटते जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गामा किरण का ऊर्जा सबसे अधिक होता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसका हो जाएगा ए से होता है एक्स किरण, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स किरण होता है सबसे अधिक ऊर्जा गामा किरण के बाद। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 74 नंबर प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है 75, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारे अपनी ऊर्जा 75 नंबर, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो इसका हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन हम लोग। 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे है। 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप या नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 76 नंबर प्रश्न है। 76 नंबर प्रश्न है कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है, तो इसका कारण हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर सेल है।
सौर सेल है कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का स्रोत। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 78 परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी आणविक भट्ठी है। परमाणु रिएक्टर आणविक भट्ठी है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 79 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, यानी नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय रिएक्टर में, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, यानी नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित परमाणु विखंडन होता है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित परमाणु विखंडन होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यह गामा किरण उत्सर्जित करता है, जो कि कैंसर के इलाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी थोरियम है, थोरियम। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 82 नंबर प्रश्न है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी थोरियम, थोरियम हो जाएगा, जिसका भंडार भारतवर्ष में बहुत अधिक पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है 83 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कैडमियम, क्योंकि कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, इटाई रोग होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 84 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हीलियम ईंधन नहीं है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर प्रश्न है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम जो कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, परमाणु बम वो भी अनियंत्रित, इसका हो जाएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 86 नंबर प्रश्न है कि विद्युत परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 87 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, आगे हम लोग जाते हैं 88 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो इसका हो जाएगा जर्कोनियम, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट या तत्व नहीं है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 89 नंबर प्रश्न है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम लोग यूरेनियम धातु का उपयोग करते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 90 नंबर रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अल्फा किरण भी करता है, बीटा किरण भी करता है और गामा किरण भी करता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 91 अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा चयन प्रक्रिया सीमा के बाहर चली जाएगी, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 92 नंबर प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन है? तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 93 नंबर प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र, इसका भी जगह तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं कि 94 ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? तो ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 95 नंबर प्रश्न है कि कल्पक्कम प्रसिद्ध है, तो कल्पक्कम परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग का प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न है कि इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में स्थित है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 97 नंबर प्रश्न है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा नरौरा, जो कि यूपी में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 98 नंबर प्रश्न है कि कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्लूटोनियम का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 99 नंबर प्रश्न है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा शीतलक यानी कूलेंट के रूप में, यहाँ पे ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का उपयोग करते हैं, जबकि उसी में कूलेंट के रूप में, तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, कूलेंट के रूप में
कूलेंट के रूप में हम लोग कूलेंट के रूप में ऑप्शन डी हो जाएगा, द्रवित सोडियम का उपयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है आपका कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज का वीडियो कैसा है कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।